कर देता हूँ चलो। Good morning. Okay. So my name is Bhaskar, as some of you would know. So I will be taking math section with you, right? तो मैथ्स में हमारा टारगेट ये रहेगा स्टार्टिंग में, प्रोबेबली आप में से भी कोई शायद क्राइस्ट के लिए अपियर कर रहा होगा, तो क्राइस्ट का एग्जाम फर्स्ट राउंड 6 अप्रैल को है, राइट। तो हमारा टारगेट रहेगा कि क्यूए में जो क्राइस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे तो हम नहीं कर सकते इफ यू आर टारगेटिंग फर्स्ट राउंड, ठीक है, बट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितना हो सके वो हम कवर करें, एंड फिर उसके बाद ऑफ कोर्स इंटायर सिलेबस विल बी फिनिश्ड। तो हमारा टारगेट रहेगा 20th 25th अप्रैल तक पूरा सिलेबस हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से वी विल प्लान, ठीक है। तो बुक्स आप लोग को मिल गई होगी या आपके एनरोलमेंट के बाद मिल जाएगी, तो वहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं वो तो हमको सारे करने ही हैं, एंड इफ यू आर अपियरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक आईपी मैट, तो उसमें आपको कुछ और टॉपिक्स भी करने पड़ेंगे, राइट। आईपी मैट की क्लासेस का शेड्यूल ये अलग से चलेगा। आईपी मैट में मीन्स ये जो सिलेबस हम अभी इन क्लासेस में करेंगे वो तो आएगा ही। सो दिस इज द सिलेबस जो सारे एग्जाम्स में आता है, जो हम अभी मॉर्निंग सेशंस में करने वाले हैं, तो वो सभी एग्जाम्स में आएगा इंक्लूडिंग आईपी मैट। आईपी मैट में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं, दोज टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द क्लासेस जो इवनिंग में होंगे, राइट, 5 to 6:30 उसका टाइम है प्रोबेबली। तो वो टॉपिक्स उन क्लासेस में होंगे, तो दोज क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, ठीक है। तो आईपी मैट स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं जो सिर्फ आईपी मैट इंदौर में ही आते हैं और कहीं नहीं आते, तो उस क्लासेस में सिर्फ उनको ही आना है जो आईपी मैट इंदौर सीरियसली टारगेट कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं आना है। इन क्लासेस में आप सभी को ही आना है, राइट, जो आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं वो सभी में सभी को आना है। क्लियर? ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक क्विकली। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज परसेंटेज, ठीक है। तो इजी टॉपिक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानना है, जो आगे के टॉपिक्स में भी काम आएंगे। आपकी बुक में सेकंड चैप्टर होगा राइट। बुक नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी बुक की, फाइन, आपका आज का लेक्चर विदाउट बुक हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट द प्रिंट आउट आफ्टर द लेक्चर, ठीक है। तो देखिए, परसेंटेज का नॉर्मल जो एप्लीकेशन हम लोग करते हैं हमारी लाइफ में वो है प्राइमरीली कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अभी आप लोग ने कल बोर्ड्स फिनिश किए हैं, 1 महीने में रिजल्ट आएगा, तो आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ जब डिस्कशन करोगे, कंपेयर करोगे कि किसका कितना है, तो वो परसेंटेज टर्म्स में ही होगा, राइट। तो परसेंटेज का एक मेन जो फंक्शन है हमारी लाइफ में वो है कंपैरिजन, ठीक है। उसके अलावा और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं परसेंटेज में थियोरेटिकली, जो डिफरेंट स्टेजेस पे आप डिफरेंट एनालिसिस में यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हम सारे डिस्कस करते हैं। तो परसेंटेज का जो सबसे मोस्ट बेसिक एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज दो टाइप का होगा, जब आपको परसेंटेज गिवन है कि इतना परसेंट कैलकुलेट करना है, और दूसरा जब आपको ये बताना है कि एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट है, ठीक है। फर्स्ट, व्हेन परसेंटेज इज गिवन, फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए व्हाट इज 40% ऑफ 120, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 40% ऑफ 120 है तो 40/100 × 120 ऐसा कर देते हैं और आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 48। यही करते हैं, इसमें किसी का डाउट नहीं है, मैं सिर्फ रिकेप करा रहा हूं। क्लियर? ओके। अगर ऐसा है, व्हाट इज 88% ऑफ 50, तो क्या आंसर आएगा? तो आंसर क्या आएगा? 40। हम्म, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी आंसर कर सकते हो,
यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, अदरवाइज आप चैट में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज 88% ऑफ 50। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे नॉर्मली सॉल्व करोगे 88/100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 50, तो आप ऐसा करोगे और आंसर आ जाएगा 44, ठीक है, वो सही है। बट अगर मैं इसमें इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दूं, 50 को इधर ले जाऊं और 88 को इधर ले जाऊं, एंड क्वेश्चन बिकम्स 50% ऑफ 88, ठीक है, तो सम हाउ इट फील्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। इनफैक्ट कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा आपको, समझ आ रहा है ना। 50% ऑफ एनी नंबर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो 50% ऑफ एनीथिंग आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हाफ 1/2 ऑफ 88, 1/2 टाइम्स 88, राइट, तो आंसर हो जाएगा 44। क्लियर है। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 88/100 इंटू 50, मतलब लिखना पड़ेगा या सोचना तो पड़ेगा कम से कम, ठीक है। बट इफ इट इज 50% ऑफ समथिंग, तो यू नो कि इसका हाफ करना है, दैट्स इट। और हाफ मेंटली किया जा सकता है विदाउट थिंकिंग टू मच। क्लियर है बात। तो पॉइंट इज कि अगर 50% ऑफ एनी नंबर है तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट मेंटली, फाइन। एंड दूसरा पॉइंट इज कि ये दोनों नंबर्स को आप हमेशा इंटरचेंज कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। अगर ये बाद वाले नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट करना इजी है तो आप इसको आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो, इट इज फाइन, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता व्हाट इज 88% ऑफ 25, राइट, तो अब आप ऐसे सॉल्व करो तो मेंटली भी करोगे तो 88/100 इंटू 25 इतना सोचना पड़ेगा, फिर कैंसिल करना पड़ेगा, वो भी मेंटली करना पड़ेगा। बट अगर आप इनको इंटरचेंज कर देते हैं तो इट बिकम्स 25% ऑफ 88, तो फिर कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, नॉट इवन मेंटली, आपको सिर्फ इसका 1/4 कर देना है। समझ आ रहा है, तो आंसर 22 आ जाएगा, तो आंसर तो सही आएगा, बस इवन इफ यू आर कैलकुलेटिंग मेंटली तो भी ये इजी है, ठीक है। समझ आ रही है बात, कोई डाउट है यहां तक। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है, इफ यू नो 50% ऑफ सम नंबर और 25% ऑफ सम नंबर, तो आपको पता है कि मेंटली उस नंबर का हाफ कर देना है। 25% है तो उस नंबर का 1/4 कर देना है, राइट। क्लियर है बात। तो ऐसे और भी थोड़े परसेंटेजेस हैं जिसको आप कन्वर्ट कर दो अगर फ्रैक्शन में, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 50% ऑफ एक्स, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया इट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एक्स। सिमिलरली इफ इट इज 33.33% ऑफ एक्स, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/3 ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो भी जैसे भी क्वेश्चन में आपको 33.33% दिखे, आपको डायरेक्टली उसको 1/3 लिख देना है, ठीक है। ज्यादा सोचना ही नहीं है कि 33.33/100 करेंगे फिर कैंसिल करेंगे, वो कुछ नहीं करना। क्लियर। सिमिलरली इफ इट इज 25% ऑफ एक्स, इट विल बी 1/4 ऑफ एक्स। तो 1/2 हो गया, 1/3, 1/4, 1/5 ऑफ एक्स के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, 20% ऑफ एक्स, ठीक है। 1/6 ऑफ एक्स के लिए क्या होना चाहिए, ये नंबर धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, 1/6 ऑफ एक्स के लिए इट शुड बी 16.67% ऑफ एक्स, राइट। तो जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में ये नंबर्स दिखे, आप उसको तुरंत इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। समझ आ रही है बात। तो जैसे ही ये नंबर्स दिखे आपको इधर फ्रैक्शन में इसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सो दैट आप ये कन्वर्जन जल्दी कर सकें और फिर आपका कैलकुलेशन जल्दी हो सके, ठीक है। तो हमारा एम यही रहेगा कि हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाए, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है, बट कल से आपको टाइम पे आना है, राइट। कल से क्लास में टाइम पे आना है, 8:30 क्लास स्टार्ट हो ही जाएगा। आई नो कि आप लोग के अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहोगे आप, बट अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास, राइट। दोज हु आर टारगेटिंग क्राइस फर्स्ट राउंड,
तो उनके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है। ओके, तो 1/7 ऑफ एक्स के लिए इट विल बी 14.28% ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको ध्यान रखना है। इसमें से दो चार तो आपको ध्यान भी है, फाइन। और आप कुछ ऐसे लॉजिक्स भी लगा सकते हैं। 1/3 का हाफ है 1/6, है ना। 1/3 का हाफ होता है 1/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हाफ ये हो जाएगा। 33 का हाफ 16.5, तो 0.33 का हाफ और एक 16, तो 16.67 हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत कनेक्शन करके भी याद रख सकते हो। ऐसा नहीं कि सारे नंबर्स को एकदम इंडिविजुअली याद रखना है, राइट। एक दूसरे से रिलेट करके भी याद रखा जा सकता है। कोई डाउट है? 1/7 तक समझ आया? 1/8 के लिए क्या होगा? 1/8 के लिए अगेन 1/4 का हाफ होता है 1/8, तो 25 का हाफ 12.5। सो 12.5% ऑफ एक्स अगर आपको कहीं दिखे तो यू कैन सिंपली कन्वर्ट इट इनटू 1/8 ऑफ एक्स, एंड ये कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है। 11.11% ऑफ एक्स, दैट विल बी 1/3 1/9 ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगेन इफ यू नो 33.33 इज 1/3, तो 1/3 का भी 1/3 है 1/9, तो 33.33 का 1/3 इज 11.11। ठीक है, तो आप दो चार नंबर याद करो तो आगे के आपको इजीली याद हो जाएंगे। कोई डाउट है? फाइन। 1/10 तो 10% होता है, वो जरूरत नहीं है याद रखने की। 1/11x, दैट इज 9.09% ऑफ एक्स। तो ये सारे नंबर जो परसेंटेजेस मैंने लिखे हैं ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में आते हैं। फाइन, तो इफ यू रिमेंबर देम कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा टाइम सेव होगा कैलकुलेशन के टाइम पे, राइट। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आप उनको सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। बट एग्जाम्स में भी आपसे ये नहीं जाना जाता कि आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। एग्जाम में आपको ये चैलेंज किया जाता है कि आप ये गिवन टाइम में सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। बात समझ आ रही है? जैसे हम क्राइस्ट के एग्जाम की बात करें तो उसमें 120 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। तो वो टाइम क्योंकि लिमिटेड है, इसके लिए चैलेंज है। अगर वो कोई पेपर आपको ऐसे ही दे दिया जाए कि आपके पास पूरा दिन है सॉल्व कर लो, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग कर ही लोगे। बात समझ आ रहा है ना? तो वो चैलेंज वहीं पे है। तो इसके लिए हम अगर हमारी कैलकुलेशन में से 2 4 5 सेकंड भी कम कर पा रहे हैं तो भी वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ओके, यहां तक किसी का कुछ डाउट है? ये टेबल है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब इस टेबल को ध्यान रखने से और काफी सारे कन्वर्जन आपके ध्यान हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 33.33% ऑफ एक्स है विच इज 1/3, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 66.66% ऑफ एक्स ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर 33.33 1/3 लिखते हैं तो 66.66 और 66.67 दैट कैन बी रिटन एज 2/3। तो कोई क्वेश्चन में आए तो आपको ये कन्वर्जन स्ट्राइक होना चाहिए। क्लियर? सिमिलरली 20% अगर 1/5 है तो 40% ऑफ एक्स 2/5 होगा, राइट। 60% ऑफ एक्स ये 3/5 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो 20 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 40 60 80, वो सभी का कन्वर्जन आप लिख सकते हो। 80% का 4/5 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सिमिलरली ये 12.5 है, 12.5 के भी आप कन्वर्जन लिख सकते हैं। इफ इट इज 37.5% ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 3/8x। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन टेबल समझ आ रहा है सभी को? यूज इसका समझ आ रहा है ना? सिर्फ ऐसा नहीं कि यहां से नोट कर लिया और फिर चले गए। यूज इसका कहाँ पे करना है समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज 44.44% ऑफ 297, तो क्या आंसर आएगा? फॉर योर रेफरेंस ये टेबल में
ठीक है, तो 44.44% है। हाँ जी, तो एज वी कैन सी कि ये सारे नंबर्स आइडेंटिकल है, राइट। तो दैट इज ओनली पॉसिबल जब ये इसका मल्टीपल हो, वो 11.11 का, राइट। तो ये हिंट आपको मिलता है। तो 11.11 आपने याद किया हुआ है कि 1/9 होता है। सो 11 का 4 टाइम्स मल्टीपल होता है 44। दैट मीन्स दिस शुड बी 4/9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कन्वर्जन करने हैं। तो 44.44% कैन बी रिटन एज 4/9, एंड देन ये 297 है। इसके बाद इसको सॉल्व करना इजी है। 33, तो 33 इंटू 4 इज 132। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। फाइन। जो लोग लेट आए हैं, अभी मैं रिपीट तो नहीं कर पाऊंगा, बट इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे, तो स्टार्टिंग का 10-15 मिनट आप देख सकते हो वहां पे। ठीक है, बट आगे का लेक्चर आपका इसकी वजह से हिंडर नहीं होगा। मैं वो जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट आएगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस समय। ठीक है, ओके। तो ये एक तरीका है। अगर इनमें से कोई नंबर आए परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, तो आप वो कन्वर्जन करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई नंबर आए ही नहीं, तो क्या करें? तो नॉर्मल कैलकुलेशन तो है ही। लेट अस से 10.9% ऑफ 783। तो इसका कैलकुलेशन ये तो आप कर ही सकते हो, 10.9/100 इंटू 783। ये तो हो ही जाएगा, है ना। बट इसको भी कोई सिंपल सिंपल तरीके से कर सकते हैं क्या? तो इसको देखिए क्या कर सकते हैं। कोई भी नंबर का 10%, 1%, 0.1%, ये सब कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है ना, राइट। तो आप इसको ऐसा स्प्लिट कर सकते हो। 10.9 कैन बी रिटन एज 10+1 - 0.1। ठीक है, इतना परसेंट ऑफ 783। So now if you distribute it, so it will be 10% of 783, then it will be 1% of 783 and 0.1% of 783. ठीक है, तो 10% of 783 will be 78.3, 1% of this will be 7.83, 0.1% will be 0.783। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ये कैसे आए 78.3, 7.83, डेसिमल की पोजीशन कैसे डिसाइड करी, इसको ये क्लियर हो रहा है सभी को? इसमें किसी का डाउट है तो बोलो। हाउ इज द पोजीशन ऑफ डेसिमल डिसाइडेड? और अगर इस नंबर में ऑलरेडी एक डेसिमल होता तो क्या करते? तो 10% के लिए वो डेसिमल 1 प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाता, 1% के लिए 2 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाता, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपका सिर्फ इतना ही काम है कि इन 3 नंबर्स को, मतलब इन दो को ऐड कर दो और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, विच विल बी मच मोर इजियर एज कंपेयर टू मल्टीप्लाइंग दीज 3 डिजिट नंबर्स, है ना। ये 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में जो टाइम लगेगा, उससे थोड़ा कम टाइम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन का टाइम आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट ये नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व तो हो ही जाता, ये करने से भी सॉल्व तो हो ही जाता है ना। बस पॉइंट ये है कि और कोई जल्दी कर सकते हैं क्या कोई तरीके से? ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है? तो अगर समझ लो एक और एग्जांपल के लिए 19% ऑफ समथिंग है, तो 19% में आप स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हो? 2 टाइम्स 10% -1%। ठीक है, इस तरीके से तो 10% 1% कैलकुलेट करना इजी होता है। तो दैट इज हाउ वी कैन थिंक कि कैसे सिंप्लीफाई करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, ओके। तो दिस वाज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। फाइन, परसेंटेज के क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि व्हाट इज दिस परसेंट ऑफ दिस नंबर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब सेकंड आएगा इसका रिवर्स, जिसमें होगा ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ऐसा क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको
आपके हिसाब से इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेना है। आपके हिसाब से मतलब आप लोग ने परसेंटेज का मैक्सिमम यूज आज तक क्या किया है? एग्जाम के स्कोर की परसेंटेज कैलकुलेट करने में, है ना? वही किया ना? तो आप अगर ऐसा अज्यूम कर लो कि एक 90 मार्क्स का एग्जाम था जिसमें किसी के 60 मार्क्स आए, तो उसका कितना परसेंट आया, है ना? तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर? तो यू विल राइट 60/90 × 100। अब ये आया 2/3। तो जैसे ही आपको 2/3 दिखा, वो टेबल आपको फिर से याद आनी चाहिए, राइट? उस टेबल में 60.66% था, तो 2/3 हम लिख रहे थे। अब यहाँ पे 2/3 आ गया, इसका मतलब परसेंटेज कितना हो जाएगा? 66.66। ठीक है, तो अगर वो टेबल याद है तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि 100 को 3 से डिवाइड करा फिर 2 मल्टीप्लाई करा, तो वो टाइम सेव होगा। क्लियर है बात? इफ यू रिमेंबर दैट टेबल। ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा टाइम जाएगा इसमें, 2-4 सेकेंड्स। क्लियर है बात? तो परसेंटेज का कैलकुलेशन आई थिंक सबको क्लियर है। परसेंटेज का कैलकुलेशन क्लियर मतलब आपको आता तो था ही, बट जो 2-4 जगह पे आप टाइम सेव कर सकते हो वो मैंने बता दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है परसेंटेज में, जब आपको कंपैरिजन करना होता है। तो कंपैरिजन दो तरीके से होता है। व्हेन अ नंबर चेंजेस टू समथिंग एल्स। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है जिसकी लास्ट ईयर उसकी प्राइस थी 12 लाख, राइट? बट दिस ईयर आफ्टर द बजट किक्स इन, अभी 1 अप्रैल से नया बजट अप्लाई हो जाएगा ना, राइट? सो द प्राइस बिकम्स 15 लाख। इतना नहीं बढ़ेगा, बट मान लेते हैं, राइट? तो इनिशियल प्राइस था 2024 का प्राइस 12 लाख, और 2025 का प्राइस हो गया 15 लाख। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द परसेंटेज हाइक इन द प्राइस? ठीक है, तो बेसिकली परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। फाइन। रिक्वायरमेंट क्या समझ आ रहा है? वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का क्या प्रोसेस है? परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, राइट? तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो चेंज इंक्रीमेंटल हो या डिक्रीमेंटल हो, कोई भी तरीके का हो, राइट? परसेंटेज चेंज के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। फाइनल हमेशा पहले आएगा, इनिशियल बाद में आएगा। अगर ये इंक्रीमेंटल है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ये रिडक्शनल है, डिक्रीमेंटल है, तो ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू कम होगी अगर, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें आगे पीछे कौन सा रखना है, हमेशा फाइनल ही आगे रखो, इनिशियल पीछे रखो। अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई। अगर ये नेगेटिव आता है आंसर, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 15 - 12 तो 3, इनिशियल इज 12 अपॉन 3/12 × 100, तो ये 1/4 हुआ। 1/4 का मतलब 25%। ठीक है, तो अगर आपको ये ध्यान है तो आप ऐसे मेंटली भी कर सकते थे कि डिफरेंस 3 है और इनिशियल वैल्यू 12 है, तो 3/12 होगा विच इज 1/4, एंड 1/4 का मतलब 25%। ठीक है, फिर ये लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ आ रहे हैं? तो इस तरीके से आप थोड़ा मेंटल कैलकुलेशंस अपने इंप्रूव कर सकते हो एंड टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा, डीआई हम करेंगे, डीआई में भी इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज आता है। सो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी रिमेंबर्ड। ठीक है, डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो ये हो गया परसेंटेज चेंज। नेक्स्ट इज कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन कैसे? Let us say there are two quantities A and B. A is 200 and B is 250. ये दो नंबर्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, A is
by what percent is A less than B, and second is by what percent is B more than A। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम आएगा 25। दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो किसी को ऐसा लगता है कि दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम आएगा, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर डिफरेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो क्या है। तो बताइए फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का नहीं आ रहा, सेकंड में 25 है। फर्स्ट भी आ जाएगा, जैसे सेकंड आया वैसे। ठीक है। हम्म। हम्म। तो देखिए क्या करना है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर डिफरेंट है, ये क्लियर है। यहाँ पे हम लोग एक क्वांटिटी को बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एक क्वांटिटी को ए के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं वो भूल जाओ, बट बिकॉज कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं वो डिफरेंट है, तो आंसर डिफरेंट होगा। बात समझ आ रही है? ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट परसेंटेज ए लेस देन बी। तो ए एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना लेस है? 50। क्लियर है, 50 लेस है, तो वो तो आएगा ही ऊपर, ए 50 लेस है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड बिकॉज वी आर कंपेयरिंग समथिंग विद बी, तो रेफरेंस क्या है हमारा? बी है, राइट? तो रेफरेंस अगर बी है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? 250, राइट? सो 50 अपॉन 250 इंटू 100, दैट विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट। तो ये 1/5 हुआ, 1/5 का मतलब 20%। कोई भी डाउट है? तो हाउ डू वी डिसाइड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग विद बी, तो रेफरेंस बी है तो डिनोमिनेटर में बी आएगा, एंड हियर वी आर कंपेयरिंग विद ए, तो रेफरेंस ए है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस तो अभी भी 50 है, बट बिकॉज वी आर कंपेयरिंग विद ए, तो डिनोमिनेटर में 200 होगा इन 200, तो आंसर 25% होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर भूल जाओ तो फिर गलती भी हो जाती है ना, आपको ऑप्शन में दोनों आंसर मिलेंगे ही। अगर मान लो ये एक क्वेश्चन भी आता है, तो उस एक क्वेश्चन के आंसर में 20 भी होगा और 25 भी होगा, तो आपने जो भी डिवीजन, जो भी डिनोमिनेटर में ले, उसके हिसाब से आंसर तो आ ही जाएगा, मैच भी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो क्योंकि एमसीक्यू है, मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, तो रॉन्ग ऑप्शन जो आ सकता है वो भी ऑप्शन में होगा, तो आपको श्योर होना ही पड़ेगा, है ना? यहां तक किसी का कुछ भी डाउट है तो बताइए। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेक्यूटिव चेंजेस। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए, एक क्वांटिटी है ए, इसको हमने 30% इंक्रीज किया तो बी आता है कुछ, और फिर ये बी को हम 30% रिड्यूस कर देते हैं तो सी आता है। तो कैन वी से ए एंड सी इक्वल है? ए एंड सी इक्वल है, हाँ। ठीक है, तो अगर हमने ए को 30% इंक्रीज किया और फिर बी को 30% रिड्यूस किया, तो ए एंड सी डिफरेंट होगा। ये बात समझ आ रही है? किसी को लगता है कि इक्वल है? नहीं। ठीक है, तो फिर अब दो ऑप्शंस हैं कि ए सी से बड़ा है या ए सी से छोटा है। ए सी से बड़ा है। तनीषा, रिद्धिमा, ध्वनि, उत्सव, आप लोग भी आंसर करो। फर्स्ट आएगा कि सेकंड आएगा? ए मोर देन सी और ए लेस देन सी? आप लोग भी बताओ। इसमें तो किसी का डाउट नहीं, किसी को ऐसा लगता है कि ए और सी इक्वल है तो वो बता दो।
वो हम डिस्कस करेंगे पहले। तुमने ये किया हुआ है ना टॉपिक? हम्म। सो ए मोर देन सी होगा, राइट? तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको नहीं पता चला तो देख लेते हैं। यू कैन स्टार्ट विद अज्यूमिंग अ नंबर। ए को आप 100 अज्यूम कर लो, ठीक है? ए को अगर 30% इंक्रीज करते हैं तो 100 को 30% इंक्रीज किया तो 130 आ गया। ये 30% इंक्रीज करना, ये तो क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अच्छा, एंड अगर 130 को 30% रिड्यूस करें तो 30% रिड्यूस करने का मतलब 130 माइनस 30% ऑफ 130। ठीक है, तो ये पार्ट अभी डिस्कस करना बाकी है, मैं बताता हूं। तो 130 माइनस 39, तो दैट विल बी 91। तो सी आएगा 91। ठीक है, तो ए 100 है एंड सी आया 91, तो ए ज्यादा हो गया। फाइन। आप कोई भी नंबर अज्यूम करोगे, बी एंड सी उसी के हिसाब से अलाइन हो जाएंगे, राइट? तो ए विल ऑलवेज बी मोर देन सी। कोई भी डाउट है इसमें बताइए। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन डिसाइड और वी कैन चेक कि ए और सी में कौन बड़ा है। फाइन। तो अब एक एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। अगर मैं बोलता हूं एक नंबर है ए विच इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 30%, तो बी आता है। एंड देन बी इज रिड्यूस्ड बाई 20%, तो सी आता है। ठीक है, रिड्यूस। फिर इसी ए से स्टार्ट करते हैं। इस बार पहले 20% से रिड्यूस किया तो कुछ नया नंबर आएगा डी। एंड देन इस डी को 30% से इंक्रीज किया तो एक नया नंबर आएगा ई। ठीक है, तो स्टार्टिंग का नंबर सेम है, बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी सेम है, बस उनका ऑर्डर अलग हो गया। ठीक है, तो एंड रिजल्ट जो है वो सी एंड ई है। तो अब आपको बताना है कि सी और ई इक्वल है क्या, या वो अलग है। तो अलग है तो सी ई से बड़ा है, या सी ई से छोटा है। इक्वल है। बाकी लोग बताएं। हाँ, इक्वल। हुआ सॉल्व? इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो सी एंड ए आर इक्वल। तो वैसा ही आप कर सकते हो जो अभी हमने किया था। ए को आप 100 लेते हैं तो बी बिकम्स 130, 30% इंक्रीज किया, और सी कितना हो जाएगा? 104, राइट? तो 104। देन वी अगेन स्टार्ट विद ए, तो डी बिकम्स 80, एंड 80 को अगर 30% इंक्रीज करें तो 80 का 30% इज 24, तो फिर से 104। तो सी एंड ई दे बिकम इक्वल। ठीक है, तो सी एंड ई आर इक्वल। अब इसी चीज को आप थोड़ा सा जल्दी कैसे कर सकते हो? तो देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंज। तो अगर एक नंबर है ए, इसको हमने पहले x% से इंक्रीज किया तो बी आया, एंड बी को फिर हमने y% से इंक्रीज किया तो सी आया। ठीक है,
अब क्वेश्चन ये है कि ए टू सी अगर डायरेक्टली चेंज करना है एक ही सिंगल स्टेप में, तो कितना परसेंट चेंज करना पड़े। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? अगर ये दो स्टेप्स में चेंज करने की जगह अगर ए टू सी सिंगल स्टेप चेंज करना हो, तो व्हाट शुड बी दैट नंबर, कितना परसेंट चेंज होगा। तो दैट नंबर विल बी एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100। इतना परसेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। यहां पे एक्स एंड वाई की वैल्यू जो आप डालोगे, दोज वैल्यूज विल बी विद साइन। विद साइन का मतलब क्या? अगर एक्स इंक्रीमेंट है तो पॉजिटिव होगा, राइट, और अगर रिडक्शन है तो नेगेटिव होगा। इसके हम y की साइन चेंज होगी तो एक्स वाई की भी चेंज होगी, है ना। y का साइन अगर y रिडक्शन है तो ये नेगेटिव होगा, तो एक्स वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो हमने जो ऊपर एग्जांपल्स किए हैं उसमें ही ये फॉर्मूला चेक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया था कि एक नंबर था a, जिसको पहले हमने 30% इंक्रीज किया तो b आया, एंड देन इट वाज रिड्यूस्ड बाय 30% टू गेट c। तो अब क्वेश्चन ये है कि ए टू सी डायरेक्टली अगर जाना हो तो कितना परसेंट चेंज करना रहेगा। ठीक है। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। एक्स ये है और ये इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। वाई ये है और ये रिडक्शन है, तो वाई की जगह नेगेटिव होगा। प्लस एक्स 30 है, एक्स 30 पॉजिटिव, वाई 30 नेगेटिव अपॉन 100। ठीक है। ये इतना परसेंट हुआ। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इट विल बी -9%। माइनस का मीनिंग क्या होगा कि ए टू सी जाने के लिए आपको 9% रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ 9% आंसर आ जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा ना फिर कि 9% इंक्रीज करना है कि रिड्यूस करना है। बट दिस रिजल्ट गिव्स यू द आंसर विद साइन, डायरेक्शन, कि आपको इंक्रीज करना है कि रिड्यूस करना है। क्लियर है बात? सो ए टू सी अगर आपको जाना है डायरेक्टली इन अ सिंगल स्टेप, तो यू विल हैव टू रिड्यूस बाई 9%। ठीक है। तो 9% रिडक्शन ही आया था जब आपने ए को 100 अज्यूम किया था। कहाँ गया, ये रहा। व्हेन वी अज्यूम्ड ए एज 100 तो सी आया था 91, तो 9% कम था, राइट। तो इस फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, 9% रिडक्शन। ठीक है। सो दिस इज टू बी यूज्ड व्हेन देयर आर कंसेक्यूटिव परसेंटेज चेंजेस। ठीक है। कोई भी डाउट है? यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का इसी, अच्छा एक दो एग्जांपल इसके करते हैं, चलो। ठीक है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसके दो चार एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑन कंपैरिजन। कंपैरिजन वाला एक कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया था उस पे है।
समझ आ रही है? हुआ सॉल्व? नहीं। तो देखिए, बाई व्हाट परसेंट इज दिस मोर देन दिस? ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर किया था जिसमें ए एंड बी लिखे थे, व्हाट बाई व्हाट परसेंट इज ए मोर देन बी, ऐसा एक क्वेश्चन था, राइट? तो अब यहाँ पे आपको 60% ऑफ 750 एंड 45% ऑफ सेम नंबर, मतलब 750, ये दो नंबर्स गिवन है। तो ए इज 60% ऑफ 750, सॉरी 1750, एंड बी इज 45% ऑफ 1750। ठीक है, ये कैलकुलेट कर इसको कंपेयर करना है कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। फाइन। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये 1750 की जगह पे कोई और नंबर होता, 3258, तो आंसर सेम रहता या चेंज हो जाता? क्योंकि परसेंटेज है ना, सेम ही रहता। ठीक है ना, 100 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगर इस नंबर से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो फिर हम कैलकुलेट क्यों करें? राइट? तो मैं ए एंड बी को ऐसा ही रखूंगा और डायरेक्टली कंपैरिजन वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ए इज मोर देन बी कितना से? तो कंपैरिजन वाला फॉर्मूला क्या था? ए माइनस बी, ए एंड बी का डिफरेंस, डिवाइडेड बाई व्हाट? इनिशियल, इनिशियल नहीं है इसमें, दो दो चीजें कंपेयर हो रही है, तो इनिशियल फाइनल नहीं है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, बाई व्हाट परसेंट इज दिस मोर देन दिस, तो इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो ये रेफरेंस है, बी इज द रेफरेंस। तो डिवाइडेड बाय बी इंटू 100। क्लियर है बात? सो ए कितना है? 60% ऑफ सम नंबर, बी क्या है? 45% ऑफ सेम नंबर, एंड बी क्या है? 45% ऑफ सेम नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर n है, इसकी जगह कुछ भी हो, हमारा कैलकुलेशन तो यही आएगा, राइट? नाउ आई कैन टेक n कॉमन न्यूमरेटर में से, तो इट बिकम 60 माइनस 45, एंड डिनोमिनेटर में 45 टाइम्स n, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इनटू 100 भी है। तो 60 माइनस 45 इज 15, 15 बाई 45 इंटू 100, राइट? तो आंसर हो गया 1/3, 1/3 33.33%। समझ आया? तो वो परसेंटेज की कैलकुलेशन जो शायद आप में से कुछ लोगों ने इस पर टाइम वेस्ट किया होगा, वो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर ऐसे खराब आएंगे, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन खराब होगी, है ना? तो थोड़ा सोच के हम करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे सब। तो ये कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? इट इज नॉट परसेंटेज चेंज, इट इज कंपैरिजन। तो इनिशियल फाइनल इसमें है ही नहीं, दो वैल्यूज हैं बस, उसमें इनिशियल और फाइनल तो क्या होगा ही नहीं। क्लियर है बात? उत्सव, तनिषा, रिधिमा, ध्वनि, आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड करो कोई तरीके से, कुछ ऐसे उंगलियां उंगलियां दिखा के ही कर दो।
हो गया। फॉर्मूला कौन सा? नहीं पर वो थोड़ी लगेगा इसमें। कैसे लगेगा वो? ए इज 20% मोर देन बी, तो बी को आपने 20% इंक्रीज किया तो ए आया। ठीक है। हाँ वो लग सकता है। एंड बी इज 30% लेस देन सी, तो सी को आपने 30% रिड्यूस किया तो बी आया। सो इफ ए इज 210 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? तो सी टू ए जाने में नेट कितना परसेंट चेंज हुआ पहले वो कैलकुलेट करोगे, फिर उससे सी का वैल्यू आएगा। ठीक है। हम्म। तो ये कितना रिजल्ट आ रहा है? 30 - 20 10 एंड -6, तो 4 आएगा ना। 4%। अच्छा -30, हाँ -30 + 20। एक सेकंड। हेलो। अच्छा ऐसे। हाँ तो मैं भेजता हूँ निमिष। निमिष, वो नीचे से वो फोन आया है मिश्रा जी का, और गाड़ी का लाइट चालू है। हाँ सो ये 30% रिडक्शन है तो -30 होगा। सो -30 + 20 एंड -30 × 20/100। ठीक है। तो ये -10 एंड -6, तो -16 होगा। राइट। तो बेसिकली ये 16% रिडक्शन हुआ। तो इफ यू रिड्यूस सी बाई 16% यू विल गेट ए। ठीक है। तो सी को 16% रिड्यूस करना है, तो सी -16% ऑफ सी, दैट शुड बी ए। ए कितना है? 210। अब यहां पे आप देखो दो तरीके से कर सकते हो, तो ये लिख सकते हो 60 C - 16% ऑफ सी। दूसरा ये कर सकते हैं कि सी को अगर आप 16% रिड्यूस कर रहे हैं तो बचेगा कितना? 84%। अगर आप एक नंबर को 16% रिड्यूस कर रहे हो तो कितना बचेगा बाद में? 84% ऑफ दैट नंबर बचेगा। राइट। तो डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं कि 84% ऑफ सी, दैट शुड बी 210। तो 84/100 टाइम्स सी इज 210। एंड ये सॉल्व करके ये आई थिंक 7 से कैंसिल होगा 12 टाइम्स, 30 टाइम्स, फिर 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स, एंड 2 से कैंसिल हो गया। तो सी इज 250। ठीक है। कोई डाउट है? ये एप्लीकेशन समझ आया और उसके बाद ये समझ आया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये आप मतलब शायद आप में से काफी लोगों ने यूज ना किया हो, बट ये भी यूज करना चाहिए। क्लियर है? अगर इंक्रीमेंट होता, मान लो 16% इंक्रीमेंटल है, तो 6C + 16% ऑफ सी ये भी लिख सकते हैं, और 116% ऑफ सी ऐसा भी कर सकते हैं। 116% ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 210, अगर इंक्रीज होता तो। ठीक है। तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली 116 करके सॉल्व कर लो, तो एक स्टेप कम होगा। ठीक है। तो हम वो 2-4 सेकंड बचाने के लिए भी फाइट मार रहे हैं, मतलब ये हर स्टेप जहां पे भी टाइम सेव हो सके वहां पे कर रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक।
हम्म, ये ओरली हो जाना चाहिए। हम्म। हम्म। ठीक है, तो कैसे होगा इसमें? मतलब राइटिंग वर्क का जरूरत ही नहीं है। 2000 में ये पॉपुलेशन है, 2002 का पॉपुलेशन पूछा है, एंड एवरी ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 20%। तो 20% के दो इंक्रीमेंट्स आएंगे। ये बात समझ आ रही है? तो फिर वो नेट इंक्रीमेंट कितना होगा, वो फॉर्मूला सोचो, एक्स प्लस वाई वाला। तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। तो 20 + 20 40 हुआ, 20 इंटू 20/100 ये 4 हुआ। तो 44%। क्लियर है? तो 1 लाख का पॉपुलेशन 44% से बढ़ा, तो कितना हो गया फाइनल? 144। समझ आ रहे? मेंटल कर सकते थे? ठीक है ना? अगर नहीं समझ आए तो मैं लिख के भी बता सकता हूँ, बट मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि आप लोग का भी ये हैबिट पड़े विदाउट राइटिंग सॉल्व करने का। ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं कि समझ में ही नहीं आए, नहीं समझ आया तो वी कैन राइट। ठीक है? तो मैंने ऐसा कुछ वो नहीं लिया कि मैं बिना लिखे ही पढ़ाऊंगा, बट वो आप लोग को प्रैक्टिस में लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब ये बताइए। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is increased by 20% and width is reduced by 10%. Right? So question is, what is the percentage change in area? Rectangle का area is length into width. हम्म। 8% क्या है? इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज, इंक्रीज। वो वो तो देखिए, जैसे मैं अभी बताया, वो आपको पता भी है, लेंथ इनटू विड्थ इज एरिया। राइट? सो लेंथ एंड विड्थ, लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, तो आपको कुछ इनिशियल नंबर एक अज्यूम करना पड़ेगा। इनिशियल लेंथ, इनिशियली लेंथ इज लेट अस से 100 एंड विड्थ इज ऑल्सो 100। ठीक है? तो ये भी रेक्टेंगल तो बोल ही सकते हैं, स्क्वायर को। राइट? तो इनिशियल एरिया कितना हुआ? 10,000। फिर ये चेंजेस किए हमने, तो लेंथ कितना हो जाता है? 120 एंड विड्थ कितना हो जाता है? 90। सो व्हाट इज द एरिया नाउ?
120 इंटू 90, तो 2 zeros तो आ ही गए। 12 इंटू 9 इज 108। तो जो एरिया पहले 10,000 था वो अभी हो गया 10,800। समझ आया? तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 8%। समझ आ रहा है? तो दैट इज वन वे टू सॉल्व। कोई भी डाउट है? ठीक है। दूसरा क्या है? लेंथ इनटू विड्थ करने से एरिया मिलता है। लेंथ इज इंक्रीज बाई X% एंड विड्थ इज इंक्रीज बाई Y%। ठीक है। तो अभी अगर इन दोनों में X एंड Y% का चेंज है तो एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा? सो इट इज अगेन द सेम फॉर्मूला, X प्लस वाई प्लस XY/100, इतना परसेंट। एंड यहाँ पे जो वैल्यूज होगी X एंड Y की, अगेन दे विल बी यूज विद साइन। अगर ये रिडक्शन है एक तो उसका वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये सेम फॉर्मूला दो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या था? जब एक नंबर को आपने 2 बार परसेंटेज चेंजेस किए तो वहां पे नेट चेंज कितना है, तो भी यही फॉर्मूला यूज हुआ था। यहाँ पे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन से एक थर्ड क्वांटिटी मिल रही है। इन दोनों में अगर कुछ एक्स एंड वाई का चेंज है तो थर्ड क्वांटिटी जो रिजल्टेंट है उसमें कितना चेंज आएगा, तो वहां पे भी द सेम फॉर्मूला इज यूज्ड। ठीक है। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम ये यूज करें तो लेंथ वाज इंक्रीज बाय 20% एंड विड्थ वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया? सो एक्स की जगह 20, वाई की जगह 10, फिर 20 टाइम्स -10 अपॉन 100, राइट? तो 20 - 10 इज 10, -2, तो 8%। ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो सेम फॉर्मूले के दो एप्लीकेशंस हैं। कुछ भी डाउट है इसमें बताओ। अब इसी कॉन्टेक्स्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस बन सकते हैं। Sir, could you explain this again? हाँ, तो ये दो तरीके से एक्सप्लेन किया था ध्वनि। तो ये समझ आ गया फर्स्ट, जहां पे हमने वैल्यूज अज्यूम किए। Yes. ठीक है। और सेकेंड पार्ट में मैंने बताया कि अगर दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से थर्ड क्वांटिटी मिलती है तो व्हाट वी कैन डू इज, if these two quantities are changed by some x and y%, so there will be some change in the third quantity जो resultant है उसमें, right? The resultant change here in third quantity will be given by the same formula जो हमने पहले डिस्कस किया था। So if length is increased by x% and width is increased by y%, then area will change by or area will increase by this much percent। ठीक है। Okay. फिर सेम वैल्यू जो ऊपर के एग्जांपल में थे, लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, लेंथ इज इंक्रीज बाय 20% एंड विड्थ इज रिड्यूस बाय 10%। तो ये सेम वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखे तो आंसर सेम आया 8%। ठीक है। Yes, sir. बिकॉज y वॉज रिडक्शन, इस एग्जाम्पल में y रिडक्शन था, इसकी वजह से यहाँ पे उसकी वैल्यू नेगेटिव डाली हमने। ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और फर्दर स्ट्रेच करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि इफ की जरूरत नहीं है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल was increased by 25%. Now, by what percent should the width be reduced so that area does not change? तो लेंथ इंक्रीज हो रही है तो विड्थ रिड्यूस करना ही पड़ेगा इफ यू डोंट वांट द एरिया टू चेंज, है ना? तो विड्थ कितना परसेंट रिड्यूस हो?
हम्म। आगे। ठीक है। वेरी गुड। वन। अच्छा, वो नंबर्स लगेंगे। तो देखिए वापस, आप ये क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो वही नंबर्स अज्यूम करके, इनिशियल आपने लेंथ अज्यूम किया 100 एंड विड्थ अज्यूम किया 100, तो एरिया इज 10,000। ठीक है। सेकेंड केस में लेंथ इज इंक्रीज बाय 25%, तो 125 हो गया। विड्थ हमें पता लगाना है कितना करना है, एरिया हैज टू रिमेन द सेम, तो 10,000 ही रहेगा। ठीक है। तो अगर एरिया 10,000 है एंड विड्थ 125 है, तो सॉरी लेंथ 125 है, तो विड्थ कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, 10,000 बाई 125 तो 80 आ जाएगा। क्लियर है? तो विड्थ जो पहले 100 था अभी हो गया 80, तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ? 20%। ठीक है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया लेंथ इनटू विड्थ होता है एरिया। लेंथ इज इंक्रीज बाई 25%, width is to be reduced by some y%, and area changes by 0%। एरिया तो चेंज हो ही नहीं रहा। क्लियर है? तो अभी जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूले के हिसाब से if there is a change in length and width, what should be the change in area? It should be 25 minus y plus 25 times minus y by 100। This should be the change in area। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि दिस इज ऑल्सो द चेंज इन एरिया। बात समझ आ रहा है? तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। कोई डाउट है यहां तक? बताइए। पक्का? तो इसको सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है। तो 25 सॉल्व कर लोगे ना अब तो? 25 -y - y/4 -5y/4 हो जाएगा। दैट शुड बी 0। तो y का वैल्यू 20 आ जाएगा। ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? ओके। अब इसको और एक तरीके से मैं बता देता हूं। लेंथ इंटू विड्थ, ये है एरिया। लेंथ कितना इंक्रीज हो रहा है? 25%। 25% का मतलब 1/4 इंक्रीज हो रहा है। राइट? तो लेंथ 1/4 इंक्रीज हो रहा है, तो कितना लेंथ हो गया इफेक्टिवली? 5/4L। तो मैं बोल सकता हूं कि न्यू लेंथ इज 5/4L। ठीक है। और एरिया तो ए ही है। फाइन। नाउ व्हाट शुड बी द न्यू विड्थ सो दैट एरिया रिमेन्स L इंटू डब्ल्यू? तो एरिया एल इंटू डब्ल्यू ही रहे, उसके लिए विड्थ कितनी हो जानी चाहिए? 5/4 यहाँ पे है, तो इधर 4/5 होगा, तो ही 5/4 एंड 4/5 कैंसिल होंगे एंड एरिया विल रिमेन एल इंटू डब्ल्यू। ये लॉजिक समझ आ रहा है? ठीक है। तो न्यू विड्थ हैज टू बी दिस मच, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है विड्थ के पास। है ना? कि एरिया एल डब्ल्यू था, एल डब्ल्यू ही रहे, तो विड्थ को इतना होना पड़ेगा। कोई डाउट है? तो जो विड्थ पहले ये थी अभी इतनी हो गई, 4/5 मतलब 80%, तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ? 20%। समझ आ रहा है? तीनों तरीके से क्लियर है? ये 4/5 80% होता है कन्वर्जन टेबल, 1/5 20%, 4/5 80%। तो विड्थ कितना हो गया ओरिजिनल का? 80%। तो रिड्यूस कितना हो गया? 20%। ठीक है। कोई भी डाउट है तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना?
हम्म। ठीक। हुआ सॉल्व? तो देखिए, अभी जो हमने थर्ड मेथड किया था उससे करते हैं। पहला तो ये समझिए कि इसमें स्टोरी कुछ भी बताई हो, अल्टीमेटली हो वही रहे। राइट? एक इंसान है जो सर्फिंग करने जाता है इंटरनेट पे। तो सर्फिंग का मतलब ऐसा है कि अब तो इंटरनेट सबके पास है। एक टाइम था जब इंटरनेट सबके पास नहीं था, तो देर वर सम प्लेसेस, जैसे गेम पार्लर्स होते हैं पहले, उस समय इंटरनेट पार्लर्स, साइबर कैफेज हुआ करते थे। तो जब सबके घर में इंटरनेट नहीं था और मोबाइल में तो था ही नहीं, स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो लोग वो पार्लर्स में जाके इंटरनेट एक्सेस करते थे। तो उसका पर आवर का चार्ज होता था। राइट? तो ये उस समय की बात है। तो अब कोई इंसान एडिक्ट हो गया, वो इंटरनेट पे बहुत टाइम स्पेंड करता है, तो वो पार्लर वाले ने प्राइस बढ़ा दिया। बट उसको अब घर से पैसे उतने ही मिलते हैं, तो ही हैज टू रिड्यूस द कंजम्पशन। क्लियर? तो जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है ये इंटरनेट पे, दैट विल डिपेंड अपॉन द प्राइस पर आवर इनटू नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है? दैट विल बी द एक्सपेंडिचर। क्लियर है ना? तो जो प्राइस पर आवर है और कितने आवर्स वो स्पेंड करता है वहां पे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी द एक्सपेंडिचर। इसमें कोई डाउट है? सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू अ थर्ड क्वांटिटी। क्लियर है बात? तो जो ऊपर हम लोग वो लेंथ इनटू विड्थ वाला केस डिस्कस कर रहे थे, ये वैसा ही है। ठीक है? नाउ क्वेश्चन से, इफ द कॉस्ट ऑफ सर्फिंग पर आवर इज इंक्रीज बाई 40%, मतलब जो प्राइस पर आवर है ये 40% इंक्रीज हो गया, तो अब उसको अपना नंबर ऑफ आवर्स, डेली सर्फिंग आवर्स जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है? उसको अपने नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे, सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। बात समझ आ रही है? तो वर्ड्स कुछ भी डालो, इफेक्टिवली चीज वैसे ही है। इसी चीज को हम लोग वो लेंथ इनटू विड्थ वाले कॉन्सेप्ट में भी डाल सकते थे, सेम नंबर्स। ठीक है? तो प्राइस अगर 40% इंक्रीज हुआ, तो 40% का मतलब 2/5, तो प्राइस हो गया 7/5p। तो टाइम कितना हो जाना चाहिए? 5/7p, 5/7h। तो p इंटू एच शुड बी एक्सपेंडिचर। तो 7/5 5/7 के साथ कैंसिल होगा, तो p इंटू एच आ जाएगा, जो पहला एक्सपेंडिचर है। बात समझ आ रही है? कोई डाउट है इसमें?
तो जो टाइम था पहले h वो अभी हो गया 5/7h, तो रिडक्शन कितना हुआ? रिडक्शन कितना हुआ? h माइनस 5/7h, दैट इज 2/7h। तो कितना परसेंट हुआ ये 2/7? इफ यू रिमेंबर दैट टेबल, 1/7 वॉज 14.28%, सो 2/7 विल बी उसका डबल, 28.56%। क्लियर है बात? तो मिनिमल कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी डाउट है इसमें बताइए। पक्का? तो ये जो हमने किया है इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर सकते हैं। तो अगर दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से एक थर्ड क्वांटिटी मिलती है, इसमें समझ लो इसको 25% इंक्रीज किया, तो इसमें कितना रिडक्शन हो कि सी चेंज ना हो, सी में नो चेंज रहे। ठीक है? तो व्हाट शुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन बी सो दैट सी डज नॉट चेंज? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट का परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 25% इज 1/4। ठीक है? इसको आप लिख दो a/b के इक्वल। तो अगर a/b इज 1/4, तो b में कितना रिडक्शन होगा, कितना परसेंट, उसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, इट विल बी a/a+b। तो a इज 1, a+b इज 1+4 × 100, मतलब परसेंट कैलकुलेट करना तो इसके लिए 100, तो 1/5 × 100 इज 20%। राइट? सो दिस विल बी द रिजल्ट फॉर बी में कितना चेंज करना पड़ेगा। तो बाकी बीच की प्रोसेस सारे अपने आप सिंप्लीफाई हो गए। इसका जो बेसिस है वो यही है जो ऊपर हमने किया था। ठीक है? तो आप डायरेक्टली एंड रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मिनिमल टाइम लगेगा। इफ 25% इंक्रीमेंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग रिडक्शन यहाँ पे 20% आएगा। ठीक है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में 40% था, ए वॉज इंक्रीज बाई 40%। ए 40% इंक्रीज हुआ तो बी में कितना रिडक्शन आए? सो 40% इज कितना फ्रैक्शन में? 2/5 a/b। तो रिडक्शन कितना होगा? a/a+b। a इज 2, a+b इज 7, तो 2/7 × 100, तो कितना हो गया? 28.56%। ठीक है? तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये a/a+b आ कैसे रहा है, वो जो ऊपर हम कर रहे थे उसी से आ रहा है। ठीक है? ध्यान रहेगा। कोई भी डाउट है? चलो, तो बस प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब तो ओरल क्वेश्चन ही हो गए। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही करना है कि लेंथ 60% से इंक्रीज हो रहा है, 60% इज 3/5,
तो विड्थ शुड बी रिड्यूस्ड विद 3/8, 3/3 + 5, A/A+B। तो 3/8 कितना होता है? 37.5%। बस ये इतना ही लिखना है ना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटली हो सकता है। क्लियर है बात? तो आंसर ए हो जाएगा। कोई भी डाउट है, रिपीट करना है कुछ? हाँ, इन दिस केस तो ऑप्शन बड़े खराब हैं, राइट। हाँ, तो इस वजह से भी आप 37.5 बोल सकते हो, बट एक नन ऑफ दीज भी है ना। तो अगर यहाँ पे भी कोई नंबर लिखा होता और वो भी 60 से बड़ा होता, तो फिर श्योरली 37.5 ही हो जाता, राइट। नन ऑफ दीज की वजह से थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, ठीक है। बट ये ऑप्शंस खराब है, अगर ये सारे ऑप्शन 60 से तो कम ही होने चाहिए। आपके एग्जाम में वैसा नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा स्मार्ट ऑप्शंस ही आएंगे। क्लियर है बात? कोई डाउट है यहाँ तक? ओके। तो परसेंटेज का डिस्कशन, मतलब जितना मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने हैं वो हो गया है, राइट। अब आपकी प्रैक्टिस की बात है, तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके आनी है। कल हम इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे, एंड डाउट्स डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आपको कल इसका एक्सरसाइज का होमवर्क अराउंड 30 क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करना है। उसमें से 4-5 तो हमने अभी कर ही लिए हैं आज। ठीक है, थैंक यू। तो अभी क्लास के बाद भी अगर किसी का कोई डाउट है, एंड इफ यू कुड नॉट आस्क इन द क्लास, तो अभी पूछ सकते हैं, राइट। 15 मिनट्स का ब्रेक रहेगा, नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट एट 10:15, इंग्लिश की क्लास होगी। तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है, बट 10:15 पे यू शुड बी बैक। ठीक है, थैंक यू।